देखिए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है PSIR में। पहला है दलित पर्सपेक्टिव फॉर एग्जाम्पल, जिसमें 3 थिंकर का नाम आता है, ज्योतिबा फुले, पेरियार एंड अम्बेडकर। ज्योतिबा फुले बोलते हैं कि ब्रिटिश पीरियड वाज बेटर। वाई? टेल मी द रीज़न वाई से बेटर। मतलब अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ जनरल में, तो जिस उनको जैसे ब्रिटिशर्स से तो जॉब वगैरह भी उनको मिल रही थी, वो सब सूबेदार वगैरह बने रहते थे, और कास्टिज्म बेसिस पे कम डिस्क्रिमिनेशन करते थे ऐसा। कास्टिज्म बेस पर कम कर देते, मेरे नजर ये नहीं है। तो देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? नेहरू लोग। अब ये क्या थे? सोशलिस्ट। अरे यार, अपर कास्ट, डोमिनेंट अपर कास्ट और डोमिनेंट क्लास, ब्राह्मणिस्ट, नेशनलिस्ट। और इन सब के अगेंस्ट में कौन थे? ज्योतिबा फुले। क्योंकि इससे क्या है, समाज में इनइक्वालिटी आ रही थी। तो ये ज्योतिबा फुले बोलते हैं कम से कम ब्रिटिश के टाइम में रूल ऑफ लॉ तो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो है, रैशनैलिटी तो है। ये पूरा कास्ट सिस्टम में इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो ऐसे पेरियार भी बोलते हैं कि पूरा ब्राह्मणिज्म है, यहाँ ब्राह्मणिज्म सोसाइटी है। अम्बेडकर भी जो है ना इनसे इन्फ्लुएंस थे, ज्योतिबा फुले से। अम्बेडकर जो है ना वहाँ के रिवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा इंस्पायर थे। कहाँ के हैं? वो तो भगत सिंह थे। जर्मनी से भी नहीं, जर्मनी से उसको कहाँ से इंस्पायर होंगे यार? इंस्पायर आदमी कहाँ से होता है? जहाँ पे कोई चीज़ हो, वैल्यू हो। जर्मनी में फ्रेंच, ओके, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। डू यू नो व्हाई अम्बेडकर वाज एंग्री विथ गांधी जी? टेल मी। क्यों? क्योंकि वो दे कॉल डिप्रेस्ड क्लास एज हरिजन्स, तो वो थोड़ा मतलब गलत इंटरप्रिटेशन उनका रहता था, और वो कास्ट को भी वो अगेंस्ट नहीं थे गांधी, और अम्बेडकर वॉज अगेंस्ट द कास्ट। और ऊपर से वो हंगर स्ट्राइक वगैरह में बैठ जाते हो अपनी बात मनवाने के लिए। नहीं तो इसलिए नाराज नहीं थे, इसलिए नाराज थे कि गांधी जी हैज नेवर केप्ट फास्ट फॉर अनटचेबल्स। टू रिमूव द he कास्टिज्म। has kept fast for everything, right? For Indian freedom struggle, for everything, but he did not never kept fast for untouchable. That's why Mitter was very angry, right? तो अल्टीमेटली जो है ना, अच्छा तो ये जो दलित पर्सपेक्टिव है, ये राइटिस्ट मूवमेंट होगा कि लेफ्टिस्ट मूवमेंट होगा? लेफ्टिस्ट होगा, हाँ, क्योंकि नेशनलिस्ट जो है ना राइटिस्ट है। तो ये तो हो गया एक दलित पर्सपेक्टिव है। बार बार हो जाएगा, बाद में रिसीव करूँगा। हाई द ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एक मिनट, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब चलते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पे। बताइए क्या बोलते हैं मार्क्स वाले? मार्क्सिस्ट प्रो वर्कर्स, प्रो पुअर्स। नहीं तो दे सपोर्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट और अपोज? दे विल अपोज। दे विल अपोज। They will oppose. Why? Because it was led by elites class, capitalist class, and the Marxist supports worker class, right? कोई थिंकर, कोई फिलोसफर का नाम पता है आपको इसके बारे में? एमएन रॉय, आर.सी. दत्त, आर.सी. दत्त, A.R. देसाई, बिपिन चंद्रा भी यहाँ तक के हैं, जो खुद उन्होंने लिखे हैं मॉडर्न स्पेक्ट्रम, वही है।
जो ना कार्ल मार्क्स तो है ही। कार्ल मार्क्स जानते हैं क्या बोले हैं कि 1057 के रिवोल्ट को लेकर के? बोले हैं कि इट इज़ अ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, नॉट म्यूटनी रिवोल्ट। अच्छा, क्योंकि इसमें वर्कर भी पार्टिसिपेट किए थे ना, तो ये काइंड ऑफ जो है ना वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन था बाय ब्रिटिश, मतलब बाय कैपिटलिस्ट। तो उन्होंने इसको जो है ना वो किया था। तभी तो बोल रहा हूँ कार्ल मार्क्स अपने टाइम में सबसे बड़े थिंकर माने जाते हैं। उन्होंने वो चीज़ मतलब जो है ना दिखाया लोग संसार को, जो कभी लोगों ने फील भी नहीं किया था कि हाँ ऐसे भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि जैसे वेस्टर्न ये जो थिंकर्स क्रोनोलॉजी भी दिया है वो बहुत अच्छी क्रोनोलॉजी, मैंने ये चीज़ भी ध्यान दिया कि आप शुरू से देखेंगे आइडियलिस्ट धीरे धीरे रियलिस्टिक और मॉडर्न हाँ, तरफ पहुँचते ये जरा हैं। इमर्ज होता गया यस, है। और हर जगह वो स्टेट और एक रूलर की ही बात कर रहे हैं सब। लेकिन जैसे ही सीधे आते हैं कार्ल मार्क्स तो स्टेट रूल खत्म, वो स्टेट, सीधे हाँ, पुअर्स और इकोनॉमी बर्गर की बात करते हैं। वही तो ये तभी चीज़ तो मैंने उसमें रिलेट उसमें देखा है। ही बात भाई, तो ही बात तो syllabus में। फर्स्ट एंड हाँ फर्स्ट थिंग वहाँ से सीधे वो डाइवर्ट होता है वहाँ से सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मैटर मतलब। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बाकी एम एन रॉय तो बोले ना है। एम एन रॉय जानते हैं गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि गांधी जी बुर्जुआ लीडर। हाँ, वाई? बुर्जुआज मीन्स वो मिडिल क्लास कैपिटलिस्ट, इमर्जिंग कैपिटलिस्ट। हाँ अपर हैंड ऑफ कैपिटलिस्ट है। क्योंकि बोलते हैं कि जो कि एक कोई भी मूवमेंट रहा हो ना, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब जो है ना ये अल्टीमेटली कहाँ पे एंड हुआ है? कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट में। तो गांधी जी जो है ना बुर्जुआ लीडर हैं, इसलिए गांधी का ये भी अपोज करते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना ये मेन सेंट्रल आइडिया था मार्क्सिस्ट का। देखिए 2 और 3 थिंकर्स और उसका मेन पर्सपेक्टिव, अगर ये पता है ना तो आप जो है ना आंसर लिख लेंगे। उसको रिलेट कर हाँ ये हो जाता है। देखिए ये जो है सब मैं आंसर लिख चुका हूँ। कुछ कुछ इसमें PYQ है और कुछ जो है ना वो है। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें जो चीज़ डिस्कस करूँगा ना आपको सब चीज़ आती रहेगी। यस, बस ये है कि थिंकर के पर्सपेक्टिव को हाँ। डिस्कस करना है। तो मैं रीड कर रही थी, मैं क्या चल रहा है, क्या रीड कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नया नहीं दिख रहा है, बस थिंकर्स हैं तो वो चीज़ रटनी है बैठ कर ऐसा। तो वो पढ़ती गई पता नहीं चला कहाँ पहुँच गई पढ़ते पढ़ते। थोड़ा सा देखिए इसके बाद एक और लिबरल पर्सपेक्टिव, ये क्या बोलते हैं बताइए? इसका मेन थीम बताइए। ये तो सपोर्ट करता है नेशनल मूवमेंट को, क्योंकि कैपिटलिस्ट और नेशनलिस्ट को सपोर्ट करता है ना, इसलिए। कोई थिंकर है लिबरल का? कोई भी थिंकर? हाँ है तो। हाँ तो है, कौन सा थिंकर है? BN राव, BN राव, श्रीनिवास। SN श्रीनिवास तो है ना कम्युनिटेरियन थिंकर है। एक कोई थिंकर मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्या नाम, तो बहुत फेमस है मतलब लिबरल को लेकर के, याद नहीं आ रहा। तो उसने जो है ना मतलब इसको सपोर्ट किया है नेशनल मूवमेंट को, तो ये कि ये हो गया है। देखिए जैसे वो सर उस दिन बता रहे थे ना डेमो क्लास में कि पहले क्या थी इंडिया में, वन पार्टी डोमिनेंट डोमिनेशन सिस्टम। कब तक? 1960। अब जो है ना वन पार्टी अभी भी तो है BJP, लेकिन वन पार्टी लेड कोलिजन है। वन पार्टी लेड कोलिजन है। वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम से वन पार्टी लेड कोलिजन बन गया है। इसका मतलब बताइए क्या है? वन पार्टी डोमिनेंट मतलब ये हुआ कि पहले जैसे ये 67 पहले कांग्रेस थी तो इट वाज डोमिनेटिंग एट सेंटर एंड ऑलमोस्ट स्टेट एज वेल, तो डोमिनेंट है। लेकिन अब जो है वन पार्टी लेड मीन्स कि मतलब हर स्टेट में नाउ BJP इज़ नॉट देयर बट सेंटर स्टिल इट इज़ रूलिंग बट विद द हेल्प ऑफ सम अदर पार्टीज।
नॉट इन अ मेजोरिटी वे। मतलब कि पोजीशन ऑफ पीएम जो है ना वीक हो गई है। यस। है पार्टी एक ही मेजरली, लेकिन जो पोजीशन ऑफ पीएम जैसे जो पहले थी ना पहले जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, हाँ वो जो है थोड़ा सा क्या है ना वीक हो गई है। मतलब इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि जो है ना बार्गेनिंग पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। बार्गेनिंग पॉलिटिक्स। बार्गेनिंग पॉलिटिक्स जो है ना स्टार्ट हो गई है। जैसे इस बार जो हुआ आरजेडी और ये हम्म कौन सी एक और है? हम्म, बीजेपी। बीजू जनता दल, हाँ ये दोनों जो साथ दिए हैं उसमें, तो उस पर लोग कह रहे थे कि अब थोड़ी अच्छे से लॉज वगैरह बनाए जाएंगे। तो अब देखिए इवन देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में यस। अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना एक बार 16 दिन के लिए 13 दिन के लिए बने थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि मैं दोबारा फिर आऊँगा। हाँ फिर 5 साल रहे थे, क्योंकि उसमें क्या है ना निगेटिव कोलिजन था ना, लोग जो है ना दूसरे को तोड़ देते थे, उसमें रीजनल पार्टी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही थी। वही नहीं मतलब उसी वो निगेटिव कोलिजन था, मतलब लोग जो है एक दूसरे को तोड़ने के लिए जो है ना पार्टी बनाते थे, रूल करने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए। वो ना रूल करे। हाँ वो ना रूल करे, इसलिए इसे बोलते हैं निगेटिव कोलिजन। निगेटिव कब था? इट इज ऑल अराउंड 1998 है। हाँ वही 98। ये है। रजनी कोठारी का नाम शायद आपको मिला होगा। हिस्टोरियन। हाँ हाँ रजनी कोठारी। हम्म, वो शी इज लेडी और व्हाट? रजनी कोठारी नहीं इज मेल, प्रोमिनेंट थिंकर है इंडिया का, इसका द हिंदू में इसमें आता रहता है आर्टिकल्स ट्यूटोरियल में। ये बोलते हैं देखिए क्या है ना कि जो इंडिया का जो कोलिजन है ना वो इमेच्योर है, और जो वेस्टर्न कोलिजन है ना वो मेच्योर है, क्योंकि यहाँ लोग जो है दूसरे को तोड़ने के लिए भी बनाते हैं कोलिजन, जैसे हुआ था 1998 में। तो दिस इज व्हाट ही सेड। गॉट इट। यस। ये हो गया। देखिए चीज़ें वही है, बस क्या है ना कि कागज और कलम में उतारना आना चाहिए। हाँ पहले तो क्या है ना कि अगर एक बार बेसिक चीज़ का आउटलाइन बन गया ना तो सब चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए क्रिटिकली एग्जामिन द पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिटिक्स देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए क्रिटिकली एग्जामिन द पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो पॉलिटिक्स जो इन्फ्लुएंस लेता है ना, कैसे चेंज हुई गवर्नमेंट, ये सब लिंक करना है। देखिए इंडिया में जो है ना सिंस द इंडिपेंडेंस ओनली देयर हैज़ बीन वेरी अटैम्प्ट टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस, वेरियस अटैम्प्ट लिया गया है टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू पीपल। जैसे एजुकेशन टू पीपल दे हैव बीन लेस आर पर्सनली इफेक्टिव एट ग्राउंड लेवल, राइट। ये मतलब कि है ना, देखिए कभी कभी क्या है ना कि रूल बुक ब्यूरोक्रेसी जो है ना इमर्ज रही है। ये क्या होता है? रूल बुक ब्यूरोक्रेसी है। रूल बुक मतलब जैसा नियम बनाया गया वैसे ही हाँ फॉलो अपने दिमाग ना लगाना कुछ एज है। इट इज। हाँ एलपीजी की रिफॉर्म कौन सी आइडियोलॉजी इंडिया में आई? एलपीजी के बाद लिबरल, कल ही तो हम लोग ने डिस्कस किया था। नियो लिबरल। हाँ तो इसने जो है ना इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को एक अलग से पुश दिया है। लेकिन फिर भी ये इंक्लूसिव नहीं है क्योंकि इसमें जो है ना पुअर और रिच हो रहे हैं। स्टिल देयर इज अ गैप। इसके लिए जनता एक टर्म आता है स्कार्सिटी ऑफ पॉलिटिक्स। ये तो ये है, इससे जो है ना ट्राइबल नेशनलिज्म भी इमर्ज हुआ है इंडिया में। तो देखिए अगर एजुकेटेड पर्सन को जॉब नहीं मिलेगी तो क्या ही होगा? ट्राइबल नेशनलिज्म ही तो होगा, लोग नक्सलाइट बनेंगे, ये वो बनेंगे। तो वही बोल रहा है। इंडिया में ये बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना 2 पर्सपेक्टिव से हुआ है, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल रिफ्यूजीज। ऐसे लोग जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या फिर डिफोरेस्टेशन के काम किया हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। तो
ये भी तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ ही है, लेकिन मतलब दूसरों को बढ़ाने के लिए दूसरों को दबाया भी गया है, ये बता एक रहे तरफ हैं। डेवलपमेंट है, एक तरफ उसका हाँ, रिटार्डेशन। अब जैसे यहाँ से मेट्रो ट्रेन ले जाना है तो बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तब ग्रोथ, हालांकि उससे ग्रोथ भी होगी, लेकिन बहुत लोग डिस्प्लेस भी तो होंगे ना। डेवलपमेंटल हाँ, डिस्प्लेसमेंट। तो यही सब लिखना कि इसमें कैसे जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ इमर्ज रहा है, मतलब कि अच्छा इसको मतलब कि देखो बहुत ज़्यादा तक मतलब ज़्यादातर लोगों को डेवलप करने के लिए कुछ छोटे लोगों को सप्रेस करना पड़ता है। ये कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है? यूटिलिटेरियन। हाँ, मतलब ऐसे लिंक करना पड़ेगा, ये यूटिलिटेरियन कंसेप्ट है, मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए सप्रेस कर दो। और यूटिलिटेरियन किसका कंसेप्ट है? पॉजिटिव। बेंथम। हाँ, पॉजिटिव लिबरल, नेगेटिव लिबरल। नेगेटिव। नेगेटिव लिबरल। कहने का मतलब ये कि इंडिया में ग्रोथ तो हुई है, स्पेशली 1990 के बाद, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुई है। स्टिल देयर इज मोर टू गो अहेड। हाँ, टॉप टू बॉटम फॉलो किया गया है ना, बॉटम अप अप्रोच फॉलो नहीं किया गया है। तो ये जो है ना बेसिकली ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पे। किसी से इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था, मैं मॉक देखी थी, तो उसमें बोला गया कि जब से देश आज़ाद हुआ है तो तब आज भी सिनेरियो देखो तो वैसा ही है, देयर इज स्टिल प्रॉब्लम्स है ना, पीपल स्टिल यूज्ड टू सफर, पुअर्स आर स्टिल गेटिंग पुअर्स। तो वेयर इज द डिफरेंस, मतलब वेयर डिफरेंस इज लाइज फ्रॉम दिस इंडिपेंडेंस एरा, फ्रॉम 47 टू टिल दिस टाइम। तो उसमें बहुत अच्छी एक चीज़ बोलता है दिस इज उसमें। जस्ट ट्रांसफर ऑफ पावर, कुछ नहीं, लोग ट्रांसफर बोलते ऑफ पावर इज टू गुड, लेकिन इंटरव्यू में यू हैव टू बी पॉजिटिव ना। यू हैं। कांट से कि हाँ सर कुछ नहीं हुआ, सही कह रहे हैं आप सर, एकदम हाँ, सही वो कह तो रहे हैं, है ऐसे नहीं कहना। यस, तो उसमें वो कुछ ऐसे एग्जांपल देता है जहाँ प्रोग्रेस हुआ है सिस्टम, बाद में बहुत अच्छी चीज़ बोलता है कि सर स्टिल देयर इज प्रॉब्लम। जो वो क्वेश्चन पूछते हैं फिर वो लास्ट में उसको ऐड करता है कि यस सर स्टिल देयर इज प्रॉब्लम एंड वी हैव टू वर्क ऑन दिस, ऐसे हाँ, करके तो वही तो पॉजिटिव वे में मतलब आंसर देता है उसको। मतलब प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम अब भी है, अभी भी है, लेकिन अभी ये इसका ना होता तो मतलब प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ नहीं, जाती हाँ, है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब पहले कुछ किया ही नहीं है। हाँ, ये वही है, एक चीज़ डेवलपमेंट होता है, एक तरफ लोग इशू हो रहा है। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस में ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, टाइम क्या हुआ, क्या टाइम हुआ? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, और जो गवर्नर है, इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा पावर है? लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ, देखिए ये PYQ है, 2018 पूछ दिया था उसने, बताइए वाह हाउ। क्योंकि गवर्नर जो है स्टिल ही हैज़ टू डू द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ COM, लेकिन LG के साथ ऐसा नहीं है। ही इज़ लाइक देयर एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, अ वे ऑफ ब्यूरोक्रेट रिप्रेजेंटिंग द सेंटर, तो उसके पास ज़्यादा पावर है। और फिर से बताइए, रीजन रीजन समझ में नहीं रीज़न है। तो कुछ बोल ही नहीं, मैं तो ऐसे कुछ एक लाइन बोल रही हूँ। अच्छा, LG को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और यूनियन टेरेटरी के CM को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और स्टेट के CM को? गवर्नर। तो फिर ज़्यादा पावर किसके पास है? बताइए। अपॉइंटमेंट तो गवर्नर ही हो गया, क्योंकि LG तो डोंट यूज टू अपॉइंट एनीवन। तो फिर आप समझ नहीं पा रहे क्या मेरा क्वेश्चन? देखिए पूछ में देखिए, गवर्नर जो है ना हेड ऑफ स्टेट है, ये हेड ऑफ स्टेट नहीं है, राइट? ये CM को अपॉइंट करता है, ये CM को अपॉइंट करने का पावर इसके पास नहीं है, ठीक ना? तो कंपेयरिंग देयर पावर्स, हाँ, तभी तो पता चलेगा ना कौन सा। पॉलिटिकल स्फीयर, इन द पॉलिटिकल स्फीयर।
लेकिन इसके पास क्या एक्स्ट्रा पावर है एलजी के पास जो इसके पास नहीं है, बताइए। He can take many decisions by his own, फॉर एग्जाम्पल subordinate legislation वगैरह। ये बहुत सब्जेक्टिव है यार, स्पेसिफिक बताइए। स्पेसिफिक तो अरे यार सिंपल सी बात है, गवर्नर अगर कोई भी काम करता है ना, सीएम की हेल्प से करता है। हाँ, ये तो क्योंकि मैं पहले क्योंकि हेड बोली ऑफ थी। स्टेट है ना, और इसको जरूरत नहीं सीएम है। की जरूरत नहीं। सेकंड सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि जो दिल्ली का जो ईएलजी है ना, उसके पास पावर इसलिए ज़्यादा है सीएम से, क्योंकि जो लैंड पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है ना, ये किसके अंदर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन एजेंट? ईएलजी। तो ये दो चीज़ यहाँ भी बढ़ गई, दो चीज़ यहाँ भी आती है। लेकिन ओवरऑल जो है ना, डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हु हैज़ मोर पावर। फिर भी एलजी को ही बना माना जाता है, स्पेशली दिल्ली में। दिल्ली में इस तरीके से क्या है ना कि एलजी जो है ना, गवर्नर से ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाता है लोगों की तरफ। क्यों? क्योंकि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ इनैक्ट किए जाएंगे, हाँ, वो आफ्टर हिज एसेंट। क्यों ऐसा? क्यों कि एलजी के एसेंट से? क्योंकि लैंड पब्लिक ऑर्डर पुलिस इसके अंडर है। एलजी। हाँ, इसलिए। और ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए जो है ना, यहाँ पे जो है ना, एलजी को ज़्यादा अकाउंटेबल माना जाता है। ही इज़ द ओनली ऑफिस इन इंडिया हु इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बट स्टिल रिस्पॉन्सिबल टू पीपल बिकॉज ऑफ दिस पीपल। ये ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। बहुत थोड़ा डीपली चीज़ है ये, लेकिन लोग लिंक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या है ना, ये पावर टेसल ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि हु इज़ मोर पावरफुल डज नॉट मैटर। द मैटर इज देयर शुड बी वेलफेयर ऑफ पीपल। ऐसे लिखने का कंक्लूजन में कि हु इज मोर पावरफुल, दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट। द क्वेश्चन शुड बी कि राइट दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू देयर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लास्ट में रसगुल्ला ही खिलाना है सबको। अल्टीमेटली वही है। क्योंकि देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर अगर कुछ चीज़ बनाए हैं ना, कुछ रूल्स बनाए हैं, तो कुछ जो है ना अपने हिसाब से ही बनाए होंगे, तो उसको जो है ना थोड़ा सा माइंड में रखना। हाँ। नाउ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ नॉट बीन मैच्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एट द ग्राउंड लेवल। एक्सप्लेन। देखिए, एक होता है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जैसे ब्यूरोक्रेटिक एक्सपांसन हो, और पॉलिटिकल मतलब जो ये मिनिस्ट्री वगैरह जो है, जो पीएमओ वगैरह जो है ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल है ना। मेरे फ्लोर में भी एक है ऐसे, नीचे वाले रूम में। तो ये जो है ना पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे बताइए? जैसे कि अब ये ग्राम सभा और इन सब में इलेक्शंस होने लगे हैं, सो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, लेकिन जो इधर काम है ब्यूरोक्रेट्स का, वो अभी बेनिफिट्स जो है वो ग्राउंड लेवल तक नहीं जा रहे हैं। कोई एग्जाम्पल बताइए। ये तो ठीक है, थ्योरेटिकल है, जानते क्या है ये बताइए। मेयर 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 कहाँ होता है? मेयर म्यूनिसिपैलिटीज़ में है ना, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है, ये पॉलिटिकल। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? ये आईएएस वगैरह। आईएएस होता है। ये बताइए,
आईएएस तो बहुत कम करता है अकेले ही, हाँ। इसका हेड भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, लेकिन मेयर के लिए स्पेशल इसको हेड बनाया गया है। तो मतलब कि वहाँ तो हो गया डिवीजन कि मेयर ये काम करेगा और बाकी जो है ना सरपंच जो वो सब दूसरा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आईएएस को ही कई पावर दे दिया गया है एक साथ ही। तो मतलब यहाँ पे एक पर्सन के पास कई सारी पावर है, और वहाँ पे पावर का डिवीजन वही ये पूछ रहा है कि यहाँ तो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन कि ये काम ये करेगा, काम वो करेगा, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल आदमी ही बहुत सारे काम कर रहा है आज के टाइम में। तो वही बता जा रहा है। मतलब कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछते हो पीएससी, सोचिए ये सब पीवाईक्यू है, मतलब ये न्यूज़ में था उस समय ना, इसलिए पूछा था। 2017 क्वेश्चन है कि जो है ना कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना बढ़ तो गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन अभी भी नहीं बढ़ा है। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अभी भी इसके पास पूरी पावर है, हालांकि पीएमओ का एक्सपांसन हुआ है, फिर भी जो है ना जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, इसके पास जो है ना पूरा जो है ना वो फॉरेन पावर इसी के पास है। तो मतलब जो है ना, क्योंकि ये जनरली कौन बनता है, आईएफएस ऑफिसर बनता है, एस जयशंकर जो है ना इसमें वो आईएफएस था, तो वही मतलब बता रहा है। तो ये मतलब यही सब है, तो क्या है ना चीज़ें सब वही है, देखो जो पॉलिटिक पड़ा है बस उससे और डीप पे जाना पड़ता कैसे है। अप्लाई करेंगे हम उस हाँ, चीज़ पे। और डीप पे जाना पड़ता है, बस ये है। अब देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इट इज ऑफन सेड दैट इंडियन पॉलिटी हैज एन असिमेट्रिक फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? Systematic federalism means कि there is an unequal distribution of power between हाँ, center and state. सेंटर एंड स्टेट या फिर स्टेट टू स्टेट। State to state also. हाँ, state to state. हाँ, है ना। हम्म। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऐसा स्टेट हाँ राज्यसभा में हाँ, कि यूपी के पास उतना है और जैसे सिक्किम हो गया। इनका कम है। हाँ हाँ, और बताइए, जैसे यूनियन टेरिटरी का ले लीजिए, हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी में लेजिस्लेशन है। रिप्रेजेंटेशन हाँ, बाकी नहीं है। ऐसे ही जो है ना ये ले लीजिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया स्टेट को, किसी को दिया है किसी को नहीं दिया गया, तो सब एसिमेट्रिक फ्रेम का एग्जाम्पल है। इसी से आपको एग्जाम्पल लेके क्या करना है, प्रूव करना है। लेकिन एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के बेनिफिट भी हैं क्या? मतलब जो बैकवर्ड स्टेट्स हाँ, हैं, दे गेट टाइम। जो डिस्पैरिटीज है, रीजनल डिस्पैरिटी, हाँ, लेकिन इसके नेगेटिव भी है क्या? कि दे मिसयूज दैट अपॉर्चुनिटीज, जैसे उनको और ये वेलफेयर सेशनिस्ट टेंडेंसी वहाँ बढ़ती है इससे, चूँकि लोगों में वो होता है ना, इनक्वालिटी की फीलिंग होती है कि उसको दिया गया मेरे को नहीं दिया गया है। दैट्स व्हाट बिहार एंड तेलंगाना व्हाट दे आर डूइंग। वही मराठा आज जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो इसी कारण से डिमांड कर रहे हैं। ये है। तो मतलब वही क्वेश्चन आसान है यार। जैसे ये देख कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, द सक्सेस ऑफ महात्मा गांधी ले इन ट्रांसफॉर्मिंग बोथ है पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट इनटू ए यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट है। मतलब कि महात्मा गांधी जो है ना, हालांकि पॉलिटिकल पर्सन नहीं थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल और जो नॉन पॉलिटिकल जो लोग थे ना, दोनों को एक साथ जो है ना इन्होंने आगे बढ़ाया है। ये उनकी थोड़ा यूनिकनेस थी। पॉलिटिकल मींस इन कोऑपरेशन विद आईएनसी। इनको एक सेंट भी बोला जाता है और रिवोल्यूशनरी भी बोला जाता है। तभी तो इनमें अलग बात थी यार गांधी में। करिश्मेटिक पर्सनालिटी। अब जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट कौन था? तीन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अहमदाबाद में स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, राइट। और नॉन पॉलिटिकल जैसे एग्जाम्पल बताइए, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, ट्रूथ, ये नॉन पॉलिटिकल हो गए। मतलब दोनों के माध्यम से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी ना, उसके थ्रू जो है ना आगे उन्होंने बढ़ाया है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी देख लीजिए,
हिंदू मुस्लिम यूनिटी, चरखा, सब नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट हैं। और पॉलिटिकल जैसे नॉन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब जहाँ पे जिसको जरूरत पड़े तभी तो बोलते हैं कि है ना, थोड़ा सा स्ट्रगल करो फिर थोड़ा सा विश्राम करो, उनका यही पॉलिसी थी। स्ट्रगल टू। हाँ, स्ट्रगल टू स्ट्रगल, हाँ। तो ये जो है ना गांधी के बारे में 75 तो जी ने। अब देखिए डेमोक्रेसी आ गई, तो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें। अहमद खान, ये अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कंसर्न्स ऑन सोशल इनइक्वालिटी। ये बोल रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने वाले थे, वो सोशल इनइक्वालिटी उनका मेन कंसर्न था। बताइए कोई एग्जाम्पल बताइए जिससे मेन कंसर्न था। प्रियम्बल में उन्होंने जस्टिस ऐड किया है ना। हाँ हाँ देन पंचायती राज हाँ। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो बात करता है कि सोशल इनइक्वालिटी सबसे मेजर चीज़ क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी। हाँ इसमें तो सब आ जाएगा, प्रेम्बल, एफआर, एफडी, प्रियम्बल, डीपीएसपी, जो अमेंडमेंट्स होते प्रॉपर्टी हैं। और 73rd नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का बताना है उस समय के सिर्फ बाद। उतना वाला। हाँ, जो जब क्वेश्चन बना था। अच्छा, अभी जो एड हुआ उसको नहीं बताना है। हाँ, ये बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना, अब तो कैसे रिफ्लेक्ट करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बताइए। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सब उसमें भी है। बाकी खुद को सोशलिस्ट बताना। क्योंकि उसमें क्या लिखा है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम लोगों सब मिलकर जो है ना बनाया है स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो मतलब कि यही तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। पूरा प्रियम्बल इसमें लिख दो। हाँ, इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं। आइडियोलॉजी, वैल्यूज, जो बात करता है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हाँ, तो ये दे आर वेरियस आर्गन ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो चेक ऑफ बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये याद है प्रियम्बल? याद था मुझे समय। भी याद है। Do hereby adopt, enact and give to ये तो जनरली बुक्स के पहले भी लिखा होता है ना। फर्स्ट पेज में एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी, ये सीबीएसई की बुक है। नहीं, ये मेरे फादर बहुत पहले मुझे याद कराए थे, हिंदी इंग्लिश दोनों मुझे याद है। अच्छा, गुड। तो यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देख रहे हैं ना, चीज़ें वही और है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात किस थिंक करने की है? आई होप्स। देखिए, अब देखिए, इंडियन सेकुलरिज्म इज कंसिडर डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न काउंटर पार्ट। वही है, बताइए फ्रांस किस चीज़ को लेकर डिफरेंट है? दो तीन चीज़ बताइए। मतलब इन इंडिया देयर इज अ प्रिंसिपल डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है। सेकंड वन की इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, वहाँ नेगेटिव सेकुलरिज्म है। दे कैन हियर इट कैन इंटरफेयर, वहाँ नहीं कर सकते। वही है अल्टीमेटली, है ना। अब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए देखिए देखिए, चीज़ें वही है, मतलब क्या है ना कि वही इंटरनेशनल मूवमेंट, वही पॉलिटिक्स, वही फंडामेंटल राइट, वही बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्या है कि हर पर्सपेक्टिव से आपको थिंक करके एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। यानी आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी इसकी कि इसमें कौन कौन थिंक है दलित पर्सपेक्टिव में। अच्छा, जो क्वेश्चन था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हॉब्स का ऐसे हाँ लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से इंस्पायर है, ये हॉब्स से यहाँ से इंस्पायर है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यही है ऑलमोस्ट, बाकी आप आगे पढ़िए। डन।